नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इंडिया न्यूजीलैंड तीसरा T20 हुआ है। भारत की शानदार जीत हुई है। न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया है। शुभमन गिल ने लगाया शानदार शतक। भारत ने 2-1 से सीरीज जीती है। तो बड़ी जीत, शानदार जीत भारत की हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया और भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने 2-1 से सीरीज जीती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। 4 गोल्ड मेडल के साथ मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। पदक तालिका में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। 11 फरवरी तक खेलों के आयोजन होंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है और कई ऐलान भी किए हैं। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए। तो वहीं पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। साथ ही कहा कि ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs 20% and above 15 lakhs 30%. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।
बजट में देखिए छत्तीसगढ़ की योजनाओं की छाप। जी हां, छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को जगह मिली है। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मिशन मिलेट्स को भी जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर मिलेट्स खरीद रही है। मिलेट कैफे को लेकर भूपेश बघेल की तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की देश भर में पहचान बनी है। प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी की पैदावार बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट योजना चल रही है। सीएम के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में मिलेट्स का रकबा और उत्पादन भी बढ़ा है। केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। निर्मला सीतारमण का बजट पूरी तरह से निर्मम है। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी। किसान, आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिला। रेल बजट ज्यादा होने पर सीएम ने आशंका जताई। रेलवे को कहीं निजी हाथों में न सौंप दे। छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी। कर्नाटक में चुनाव आने वाला है, जिससे हारता देखकर अब कर्नाटक के लिए घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जनता समझदार है। निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगे हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक वो लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि चुनाव तो सर पे है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल नहीं पाएगा। जैसे बिहार में गए थे ना, 50 करूँ कि 60 करूँ, 60 करूँ कि 70 करूँ, 1 लाख करूँ कि 1,10 लाख करोड़ करूँ। तो वहीं बीजेपी ने बजट को अमृतकाल का समावेशी बजट बताया है। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी का, कि 7 लाख रुपए तक गया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का दौरा है। कल सीएम राजनांदगांव और दुर्ग जिले का दौरा करेंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन करेंगे। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। दुर्ग जिले के पाटन का दौरा करेंगे। जामगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का भी लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। पाटन के तर्रा में मिलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बजट को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, नगरीय प्रशासन और विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, शिवकुमार डहरिया, प्रेम साय सिंह टेकाम मौजूद रहे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले का शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस एग्रीटेक कृषि मेले में किसानों को कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि वैज्ञानिक खेती किसानी के नए तकनीक की जानकारी देंगे। सरकारी विभाग स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद एक बार फिर से इस मेले की शुरुआत हुई है। जो आयोजन है आपका जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव का, कोरोना की वजह से 2 साल तक कार्यक्रम नहीं हो पाया और अभी उन्हें इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैंने पूरे जांजगीर जिला वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है पूरे जिला वासियों के लिए। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये मेला बहुत बड़े स्तर में हमारे शहर में होता है और लोगों में बहुत उत्साह है। अभी मेला जब दोबारा चालू हुआ है कोरोना काल के बाद, इसमें किसानों को कृषि उपकरण के बारे में माने जानकारी मिलती है कि कैसे उनको खेती करनी है या क्या है। और बच्चों में, बूढ़ों में, माने तमाम सभी वर्गों को मतलब खुशी है कि हमारे शहर में ये मेला फिर चालू हो गया है। बच्चों को घूमने के लिए झूले वूले सब चीज़ है इनमें और इस मेले से बहुत सारी हमको जानकारी मिलती है। जो आयोजन है आपका जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव का, कोरोना की वजह से 2 साल बड़ी तक खबर की बात करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। मेकाहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों का आंदोलन हो रहा है। मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक ये आंदोलन चलेगा, प्रदर्शन चलेगा। काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नर्सों द्वारा। प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 सूत्री मांग को लेके हम लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। हमारी पहली मांग है जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। गरियाबंद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दकियानूसी सोच रखने वाली शिक्षिका ने छात्र के गर्दन को माचिस की तीली से दाग दिया। पूरा मामला मैनपुर ब्लॉक के लदवापारा प्राथमिक स्कूल का है, जहां पदस्थ शिक्षिका सविता जोशी ने टोना टोटका के नाम पर कक्षा 5वीं में पढ़ने एक छोटे बच्चे की गर्दन पर माचिस की तीली दाग दी। इसके बाद बच्चे ने स्कूल जाने से इनकार किया। परिजनों को सारी बात बताई, मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोरबा में ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभावितों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी के अधिकारी राखड़ से होने वाली उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। लोटा, धनरास, घमोटा और चोर भट्टी के ग्रामीण का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और उन्हें सुविधाओं के नाम पर राखड़ से होने वाली मुसीबत में डाल दिया गया। उनका कहना है कि एनटीपीसी ने राख से होने वाले नुकसान के हर साल भरपाई का वादा किया था,
जिसे पूरा नहीं किया जा रहा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जब से राखड़ डैम बना है तब से राखड़ हमारे गांव में भी आसपास के क्षेत्र में पूरा उठता है। हम लोग इतना परेशान हैं। हम लोग कई बार लिखित जानकारी भी दिए हैं, मौखिक जानकारी भी दिए हैं। खाली कवर्धा नगर के पुराने तालाब में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार नए तालाब का निर्माण करवा रही है, लेकिन जो पुराने तालाब हैं उनकी सुध नहीं ली जा रही। कवर्धा नगर के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित बाबा तालाब गंदगी से भरा पड़ा है। तालाब में नालियों का पानी नहीं जा रहा, साफ सफाई भी नहीं हो रही, जबकि इस तालाब में 3 से 4 वार्डों के लोग निस्तारी करते हैं। जामताड़ा जिले में पिता के साथ लकड़ी बीनने जंगल गई एक बच्ची पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया, जिससे 14 साल की नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। मामला सीता नदी उदंती टाइगर के अरसी कान्हा रेंज के टोटा झरिया जंगल का है। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने 74वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया। समारोह की शुरुआत बाल्को के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ की। पंकज शर्मा ने बाल्को परिवार के सदस्यों को संगठन के विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बाल्को के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने बाल्को द्वारा हासिल किए गए सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दोहराया और सभी से विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया। पंकज शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो। गुणवत्ता के मामले में पूरे विश्व में बाल्को के उत्पादों की सराहना की जाती है। साल 2025 तक देश में एल्यूमिनियम की मांग आज के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। ऐसे में हम सभी के लिए बड़ा अवसर है कि हम बाजार की मांग पूरी करने के लिए खुद को तैयार कर लें। बाल्को ने तकनीकी और आर्थिक प्रगति में योगदान के साथ ही औद्योगिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस की दिशा में उनके महत्वपूर्ण काम किए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाल्को के अधिकारी, कर्मचारी और व्यवसाय के साझीदार मौजूद रहे। 25-26 भारत का जो पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन है वो डबल होने वाली है और उसके लिए हम सभी को तैयार होना चाहिए। पालन क्षेत्रों में हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जरूरतमंद के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास की परियोजनाएं संचालित की। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।